हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय, बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा। स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बिल्कुल नया टॉपिक है दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। यू ऑलरेडी फैमिलियर अबाउट द बायोडाइवर्सिटी, यू ऑलरेडी हैव रीड अबाउट द बायोडाइवर्सिटी इन 11th क्लास। तो 11th क्लास में बायोडाइवर्सिटी के बारे में आप पढ़ चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी एग्जैक्टली है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? दिस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस प्लैनेट और द नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन दिस प्लैनेट दैट यू कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। दिस इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, बायो प्लस डाइवर्स। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्स मीन्स वेरियस फॉर्म। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो लाइफ की जो फॉर्म है वो वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ है। जितनी भी लाइफ फॉर्म आप अपनी सराउंडिंग में देखते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देखते हैं, तो यू विल सी ए वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म एंड यू विल सी ए वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स और प्लांट्स, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एनिमल्स है। इतनी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, इतनी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एनिमल्स जो कि हमारे प्लेनेट पे एग्जिस्ट करती है, इस एग्जिस्टेंस को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। So sum of all number of species of plants and even animals that we call biodiversity. अब ये जो चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड इवन फॉर योर जनरल अवेयरनेस ऑल्सो। आपकी अवेयरनेस के लिए ये चैप्टर बहुत जरूरी है। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल इश्यूज है, राइट। एग्जैक्टली क्या है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है? हमारे पास हमारी एक वेल्थ है। You can never imagine yourself without any other life form. We are dependent on living organisms for each and every requirement. आपकी each and every requirement, हर एक requirement किसी ना किसी organism से पूरी होती है। आपकी जो basic necessities है, like food, like shelter, right? ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी organism पे आप depend करते हैं। आप basic necessity food के लिए plants पे depend करते हैं या animals पे depend करते हैं। तो अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यू नीड टू डिपेंड्स ऑन अदर लाइफ फॉर्म। सो यहाँ पे हमारी एक मेजर कंसर्न बन जाती है कंजर्वेशन ऑफ इट, राइट। अगर हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं करेंगे, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, कंजर्वेशन की बात करूं मैं, कंजर्वेशन मतलब हमें इस वेल्थ को संभाल के रखना है अपने लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए। अगर हम इस तरफ नहीं सोचते हैं, इफ यू आर नॉट थिंकिंग about the conservation of biodiversity, then we can lose it। तो हम जो है इसको खो सकते हैं। हमारी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स ऐसी है जो कि मेजॉरिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऐसी है जो कि किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से पूरी होती है। तो इनका ध्यान रखना हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, हमारी एक ड्यूटी बन जाती है। दिस इज प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ऑल द कंट्रीज, ऑल द नेशन एंड ऑल द स्टेट्स, राइट। Are you getting or not? क्योंकि each and every requirement, right, of human being generally fulfilled by all the living organisms. A majority of medicine and drugs, right, which are generally used to cure the diseases, mainly obtain the plants and even animals. Animals और plants से different medicines को आप obtain करते हैं, right? काफ़ी सारी बीमारियों को सही करने के लिए, काफ़ी सारी सिकनेस इलनेस को सही करने के लिए यू नीड टू डिपेंड्स ऑन एनिमल्स और प्लांट्स और इस बायोडाइवर्सिटी, यानी कि इस वेल्थ, ये आपके लिए एक वेल्थ है, वेल्दी है। आपकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी में आपकी बायोडाइवर्सिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? जो नेशन बायोडाइवर्सिटी में रिच होता है उसकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी अच्छी होती है। इज दैट क्लियर? उस नेशन की जीडीपी भी बढ़ जाती है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। हम सभी का उत्तरदायी दायित्व है ये। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट बायोडाइवर्सिटी। सो लिसन केयरफुली अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बायोडाइवर्सिटी क्या है? दिस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज। हमारे प्लेनेट पे जो एग्जिस्टेंसी है, नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज। तो डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज की जो एग्जिस्टेंसी है, और यू कैन से नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन दिस प्लेनेट दैट यू रेफर एज बायोडाइवर्सिटी। आपने पढ़ा होगा, आपको मैंने 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्पीसीज है 1.7 to 1.8,
मिलियन स्पीसीज। हमारे प्लेनेट पे जो टोटल स्पीसीज है एस्टिमेट अकॉर्डिंग टू IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हमारे प्लेनेट पे एग्जिस्ट करती है। ये तो वो स्पीसीज है जो रिपोर्टेड है। स्पीसीज जो है, नंबर ऑफ स्पीसीज मे बी मोर देन दिस, इससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन दे आर नॉट डिस्कवर्ड। अभी तक वो डिस्कवर नहीं हुए, दे येट टू बी डिस्कवर्ड, उनको अभी डिस्कवर होना बाकी है। और कुछ ऐसी स्पीसीज भी हो सकती हैं, राइट, जो कि एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं, यानी कि विलुप्त होने के कगार पे बैठी हैं, राइट, जो कि एंडेंजर्ड है। और कुछ ऐसी भी स्पीसीज हैं जिनको हम डिस्कवर नहीं कर पाए हैं और हमारी डिस्कवरी से पहले वो एक्सटिंक्ट हो सकती है। तो ऑल काइंड ऑफ वैरायटी, ऑल काइंड ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन दिस प्लेनेट। आर यू गेटिंग और नॉट? यू नो, जैसे जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं, ह्यूमन बीइंग डोमिनेटेड होता जा रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से हम अपनी इस वेल्थ को लॉस करते जा रहे हैं डे बाय डे। बायो, यू नो, स्पीसीज का एक्सटिंक्शन होना एक नॉर्मल सी बात है। प्रजातियां विलुप्त होती हैं, लेकिन उसकी जगह पे नई प्रजातियां बन जाती है। स्पीशीएशन, अगर आपने इवोल्यूशन पढ़ा हो तो इवोल्यूशन में आपने देखा होगा काफी सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो कि पास्ट में एग्जिस्ट करती थी लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती है। आर यू गेटिंग इट? यानी कि या तो वो नई स्पीसीज में मॉडिफाइड हो गई हैं या उनका एक्सटिंक्शन जो हुआ है बहुत ही स्लो रेट से हुआ है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एक्सटिंक्शन होना, राइट, एक नेचर में ये पॉसिबिलिटी होती है कि स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है, बट दैट इज वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स। बट नाउ हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो स्पीसीज है ह्यूमन एक्शन की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से लास्ट 2 सेंचुरीज में ये जो स्पीसीज एक्सटिंक्शन का रेट है ये 100 to 1000 टाइम्स बढ़ चुका है। हम अपनी काफी सारी प्रजातियों को, so many species of plant and so many species of animals, right, खो चुके हैं। We already have lost them, right? तो हम उनको खो चुके हैं, right? उनसे मिलने वाली जो prosperity थी, उनसे मिलने वाली जो benefits थे, अब हमें नहीं मिलेंगे कभी भी। Is that clear to all of you? बात समझ में आ रही है? तो इनको कंजर्व करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। तो ये हो गया the existence of number of different kinds of living organisms, species. The term biodiversity was given by Edward Wilson. एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड विल्सन। उन्होंने इस टर्म बायोडाइवर्सिटी को दिया। एडवर्ड विल्सन ने एग्जैक्टली क्या किया? एडवर्ड विल्सन डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल को डिस्क्राइब कर चुके हैं एडवर्ड जो विल्सन है। एडवर्ड विल्सन ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऑल लेवल्स को डिस्क्राइब किया एंड द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज गिवन बाय हिम। तो ये जो टर्म है, ये बायोडाइवर्सिटी का जो टर्म है, दैट वाज गिवन बाय हिम। एडवर्ड विल्सन ने ये टर्म दिया एंड इन्होंने डिस्क्राइब किया कंबाइंड डाइवर्सिटी, राइट, सारी की सारी डाइवर्सिटी को, कंबाइंड डाइवर्सिटी लेवल को, राइट, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने डिस्क्राइब किया, राइट। तो ये जो लेवल्स हैं, ये जो डाइवर्सिटी देखी जाती है मैक्रोमोलिक्यूल्स लेवल पे देखी जाती है एट द बिगिनिंग, राइट। लाइफ की जो यूनिट है, द यूनिट ऑफ लाइफ दैट यू कॉल्ड सेल्स, सेल्स लेवल पे डाइवर्सिटी देखी जाती है। सेल्स के अंदर डाइवर्सिटी देखी जाती है। डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स की डाइवर्स फॉर्म होती है। डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से एक सेल तैयार होती है। तो यहाँ पे जो डाइवर्सिटी देखी जाती है, यहाँ पे जो वेरिएशन देखा जाता है, वो सेल्स से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एक बेसिक लेवल से स्टार्ट हो जाता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स इन सेल्स, राइट, इस लेवल से। इसके अलावा जीन्स, जेनेटिक लेवल पे भी वेरिएशन देखा जाता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, राइट। जेनेटिक मेटेरियल सबके जो है वेरी करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वैसे तो जेनेटिक मेटेरियल कॉमन ही है, डीएनए, बट उनमें कुछ वेरिएशंस देखी जाती हैं, यानी कि जीन्स लेवल पे वेरिएशन देखा जाता है, स्पीसीज लेवल पे वेरिएशन देखा जाता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा इकोसिस्टम लेवल पे डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट, डिफरेंट काइंड ऑफ बायोम्स आर देयर। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम जैसे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, बायोम्स, डेजर्ट्स। इज दैट क्लियर? तो ये क्या है? डेजर्ट्स हो गए, ओशियन हो गया, लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम लेवल पे भी डाइवर्सिटी देखी जाती है। यू नो, बायोडाइवर्सिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। एक चीज और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कैन कम इन योर नीट एग्जाम, कि जो बायोडाइवर्सिटी है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म। वो यूनिफॉर्म नहीं है। कहीं पे तो वो वेरी ट्रिमेंडियस, बहुत ज्यादा है, जबरदस्त है। कहीं पे हाईली रिच एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी, खासकर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इफ यू हियर्ड अबाउट
इफ यू हर्ड अबाउट अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा रिचनेस है बायोडाइवर्सिटी की, सबसे ज़्यादा स्पीसीज अमेजन रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल एरिया में जितने भी फॉरेस्ट आते हैं सबसे ज़्यादा रिचनेस होती है। तो कहीं पे बायोडाइवर्सिटी की रिचनेस बहुत ज़्यादा देखी जाती है, इज दैट क्लियर? कहीं पे ये मॉडरेट होती है, ट्रिमंडियस इन सम प्लेसेस, मॉडरेट इन अदर्स, एंड कहीं पे बहुत ही कम होती है, लो इन सर्टेन रीजन्स। डेजर्ट्स में, पोलर एरियाज में स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत कम होती है, कहीं पे मॉडरेट होती है, टेम्परेट एरिया में मॉडरेट होती है, ट्रॉपिकल एरिया में रिचनेस ऑफ स्पीसीज देखा जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज नॉट इनफॉर्म, राइट? दिस इज रैंडम, इसमें रैंडमनेस देखी जाती है इसके डिस्ट्रीब्यूशन में। आर यू गेटिंग? इसके अलावा हायरार्कियल लेवल्स की हम बात करते हैं। बायोडाइवर्सिटी में 3 हायरार्की हैं, राइट? बायोडाइवर्सिटी को आप 3 लेवल्स पे डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, नंबर 2 स्पीसीज डाइवर्सिटी, और नंबर 3 इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे 1 by 1 आई विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस हायरार्कियल लेवल। तो बायोडाइवर्सिटी में 3 हायरार्कियल लेवल्स होते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी। देयर आर 3 हायरार्कियल लेवल इन बायोडाइवर्सिटी: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जेनेटिक डाइवर्सिटी की। तो व्हाट इज एग्जैक्टली जेनेटिक डाइवर्सिटी? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दी जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी, सिंगल स्पीसीज शो हाई डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल। यू नो, एक पर्टिकुलर स्पीसीज हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी को शो करती है, यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी सबसे लो लेवल का हायरार्कियल लेवल है। ये सबसे डाउन, सबसे बेस में ये हायरार्कियल लेवल आता है। यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब एक स्पीसीज, आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर स्पीसीज है। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में कितनी सारी रेसेस हैं? कुकोसॉइड रेस, निग्रोइड रेस, मंगोलॉइड रेस, राइट? तो सो मेनी रेसेस आर देयर। तो ह्यूमन बीइंग में भी वैरायटी है। तो एक स्पीसीज में जो वेरिएशन देखा जाता है, एक स्पीसीज में जितने ज़्यादा वेरिएशन देखे जाते हैं दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। यू नो, अलोन इन इंडिया में लगभग मैंगो, अगर मैं मैंगो एक स्पीसीज है, मैंगो की बात करूँ, 1000 वैरायटी ऑफ मैंगो, लगभग 50,000 स्ट्रेन्स ऑफ राइस इन इंडिया अलोन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एक स्पीसीज में जो वेरिएशन देखा जाता है, एक स्पीसीज के लेवल पे जो वेरिएशन देखा जाता है, एक स्पीसीज में डिफरेंट टाइप्स की वैरायटीज देखी जाती हैं, राइट? एनिमल्स की डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी होती है, एक स्पीसीज की एनिमल्स की डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी है, या प्लांट्स में एक पर्टिकुलर स्पीसीज में डिफरेंट वैरायटी देखने के लिए मिलती है। तो ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, दिस इज द वेरिएशन एट ए स्पीसीज लेवल, यानी कि यहाँ पे स्पीसीज के अंदर जो वेरिएशन है दैट यू कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो सिंगल स्पीसीज शो हाई डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी अनेबल्स ए पॉपुलेशन टू अडेप्ट द एनवायरनमेंट। यू नो, एक चीज मैं आपको बता दूं, ऐसी स्पीसीज जिसमें सबसे ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी देखी जाती है वो उतनी ही ज्यादा अडेप्टेड होती है नेचर में। अगर किसी स्पीसीज में, राइट, जेनेटिक डाइवर्सिटी कम देखी जाती है, उसके एडेप्टेशन के लेस चांसेस हो जाते हैं। तो हाई चांसेस ऑफ एडेप्टेशन तभी होगा जब हाई जेनेटिकल डाइवर्सिटी होगी। स्पीसीज में जितने ज्यादा वेरिएशन होंगे उस स्पीसीज के एग्जिस्टेंसी के चांसेस उतने ज्यादा होंगे, वो स्पीसीज उतनी ही ज्यादा एडेप्टेड होगी। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, स्पीसीज शो मोर जेनेटिक, इसका ये सिग्निफिकेंस हो गया। जेनेटिक डाइवर्सिटी का अपने आप में एक सिग्निफिकेंस है। स्पीसीज शो मोर जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज शो करती है मोर जेनेटिक डाइवर्सिटी देन मोर अडेप्ट इन चेंज इन्वायरमेंट। ऐसी स्पीसीज जो ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी को शो करती है तो वो चेंज इन्वायरमेंट में हाईली अडेप्टेड होती है, और ऐसी स्पीसीज जो कम जेनेटिक डाइवर्सिटी को शो करती है वो चेंज इन्वायरमेंट में लेस अडेप्टेड होती है। तो अडेप्टेशन में जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। Are you getting? So the species having high genetic diversity that will be more adapted in change environment, but the species having less genetic diversity that will have a very less adaptability in change environment. ऐसी species के extinction के chances बढ़ जाते हैं। Is that clear to all of you? इसके बाद जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑल्सो रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन स्पीसीज। एक स्पीसीज में वेरिएशन ऑफ जीन्स जो देखा जाता है इसको भी आप जेनेटिक डाइवर्सिटी कह सकते हैं, राइट? यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से क्या होता है? रिजल्ट्स इन वेरिएशन ऑफ द एक्टिव केमिकल बीइंग प्रेजेंट इन मेडिसिनल प्लांट रोवोल्फिया वोमिटोरिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, दिस कैन कम इन योर नीट एग्जांपल, रोवोल्फिया वोमिटोरिया।
रोवोल्फिया वोमिटोरिया एक केमिकल रिलीज करता है रेसरपाइन। रेसरपाइन केमिकल्स में काफी सारे वेरिएशन देखे जाते हैं। रोवोल्फिया वोमिटोरिया प्लांट्स में काफी सारे वेरिएशन देखे जाते हैं। ये प्लांट डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस करता है। इसमें से एक इंपॉर्टेंट केमिकल है रेसरपाइन। रेसरपाइन एक ड्रग है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को, हाई बीपी के केस में इस रेसरपाइन नाम के ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में पूछ लिया जाता है रेसरपाइन ड्रग कौन से प्लांट से निकलता है, तो आंसर आएगा रोवोल्फिया वोमिटोरिया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये रोवोल्फिया वोमिटोरिया से रेसरपाइन नाम का एक जो ड्रग है वो ऑब्टेन किया जाता है एंड दिस इज हाईली यूजफुल। ये एक मेडिसिनल प्लांट है और ये जो रेसरपाइन ड्रग है इसका जो इस्तेमाल करते हैं ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। हाई बीपी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो रोवोल्फिया वोमिटोरिया एक ये प्लांट, मेडिसिनल प्लांट हिमालयन रेंज में पाया जाता है। हिमालय जो रॉक है तो हिमालयन की रेंज में पाया जाता है ये। इज दैट क्लियर? हिमालयन माउंटेन रेंज में पाया जाता है और ये एक हाईली मेडिसिनल प्लांट है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये रोवोल्फिया जो प्लांट है रोवोल्फिया वोमिटोरिया ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज बन चुका है। इसकी इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग बैन है क्योंकि ये प्रजाति जो है खतरे के निशान पे है। ये कभी भी विलुप्त हो सकती है और ये हिमालय की रेंज में ही पाया जाता है। ये वहाँ के लिए एक एंडेमिक स्पीसीज है। एंडेमिक स्पीसीज जो यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया में पाई जाती है। आर यू गेटिंग और नॉट? और ये रेसरपाइन नाम का केमिकल ड्रग्स निकालता है एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसरपाइन विच इज यूज्ड टू क्योर डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज, मेनली यूज्ड टू क्योर हाई बीपी। तो ये एक वेरिएशन देखा गया है, ये एक जेनेटिक डाइवर्सिटी है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो रोवोल्फिया रेसरपाइन ड्रग यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ हाई बीपी। रोवोल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रेंजेस। तो हिमालयन रेंजेस, डिफरेंट हिमालयन रेंजेस में ये जो ड्रग है जिसका नाम है रेसरपाइन, सॉरी ये जो प्लांट है मेडिसिनल प्लांट जिसका नाम है रोवोल्फिया वोमिटोरिया, ये पाया जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन। एक चीज और, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है कहीं पे भी एक इकोटाइप को बनाने में हेल्प करती है। इकोटाइप आई ऑलरेडी डिस्कस इन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, यानी कि एक पर्टिकुलर प्लेस में कितने टाइप के डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, दैट यू कॉल्ड इकोटाइप। तो ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ इकोटाइप। ये इकोटाइप की फॉर्मेशन में हेल्प करती है एंड प्लेज ए की रोल इन प्रोसेस ऑफ स्पीशिएशन। और ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रोसेस ऑफ स्पीशिएशन। जेनेटिक डाइवर्सिटी आल्सो वेरी हेल्पफुल इन स्पीशिएशन प्रोसेस। एक पुरानी स्पीसीज से जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्पीसीज है उससे एक न्यूली एग्जिस्टिंग स्पीसीज इवॉल्व हो जाती है, इसे आप स्पीशिएशन कहते हैं। और स्पीशिएशन में जेनेटिक डाइवर्सिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बिना जेनेटिक डाइवर्सिटी के स्पीशिएशन पॉसिबल नहीं है। इसका जो सिग्निफिकेंस है, सबसे पहला सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता चुका हूं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी का सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि यहाँ पे जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जितनी ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी किसी स्पीसीज में, उस स्पीसीज के एग्जिस्टेंसी के उतने ज़्यादा चांसेज होंगे क्योंकि वो स्पीसीज जो है चेंज इन्वायरमेंट में इजिली अडेप्टेड हो जाती है। हाई चांस ऑफ अडेप्टेशन इन चेंज इन्वायरमेंट ऑफ सच काइंड ऑफ स्पीसीज। बट इफ द स्पीसीज हैविंग लेस जेनेटिक डाइवर्सिटी देन द चांसेज ऑफ अडेप्टेशन विल बी वेरी लेस। इज दैट क्लियर? तो पहला सिग्निफिकेंस तो ये हो गया कि अडेप्टेशन में चेंज इन्वायरमेंट में अडेप्टेड होने के लिए ये हाईली सुटेबल स्पीसीज मानी जाती हैं जहां पे जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। और दूसरा सिग्निफिकेंस ये हो गया कि यहाँ पे ये स्पीशिएशन में हेल्प करती है। स्पीशिएशन जितना ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे स्पीशिएशन के, यानी कि इवोल्यूशन के। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन इन राइस अलोन इन इंडिया। राइस के 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन है इंडिया में, राइट। 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो इन इंडिया, राइट। काफी सारी मैंगो की वैरायटी के नाम सुने होंगे आपने, लाइक दशहरी हो गया, लाइक अल्फांसो हो गया, इज दैट हाफूज हो गया। सो मेनी वेराइटीज ऑफ मैंगोज आर देयर। लगभग 1000 वेराइटीज हैं मैंगो की इन इंडिया। इज दैट क्लियर? तो ये एक जेनेटिक डाइवर्सिटी को शो करता है। इसके बाद बात करते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी की। तो लिसन केयरफुली अबाउट स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी रेफर टू द वैरायटी ऑफ स्पीसीज विद इन ए रीजन। एक रीजन में कितनी स्पीसीज हैं, मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब इनसाइड द स्पीसीज, वेरिएशन इनसाइड द स्पीसीज in a particular species, that you call genetic diversity, and variation in number of species, right, that you call species diversity. तो refers to the variety of species within a region, right. For example, वेस्टर्न घाट जो एरिया है केरला माउंटेन्स एरियाज में, राइट, केरला माउंटेन रेंज में
हाँ, इंडिया का अगर आप मैप देखें तो वेस्ट में केरला आता है और ईस्ट में उड़ीसा आता है। तो केरला माउंटेन रेंज में वेस्टर्न घाट में मोर एम्फीबियन स्पीसीज एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। इज दैट क्लियर? तो ये बात आपको याद रखनी है। वेस्टर्न घाट में ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज हैं, ज्यादा एम्फीबियन स्पीसीज है। ये स्पीसीज डिफरेंट रीजन में डिफरेंट स्पीसीज हो सकती है। नंबर ऑफ स्पीसीज में बी डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन्स, इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड, इन डिफरेंट रीजन ऑफ कंट्री। तो नंबर ऑफ स्पीसीज जो होते हैं पर्टिकुलर स्पीसीज के, राइट, वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज है वेस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट में लेसर एम्फीबियन स्पीसीज है। ईस्टर्न घाट कहाँ है? माउंटेन रीजन ओडिशा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, एम्फीबियंस की स्पीसीज वेस्टर्न घाट में ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। इज दैट क्लियर? इसके बाद स्पीसीज डाइवर्सिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस। तो जो स्पीसीज डाइवर्सिटी प्रोडक्ट है, दिस इज द स्पीसीज डाइवर्सिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस। तो ये स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस का प्रोडक्ट माना जाता है स्पीसीज डाइवर्सिटी को। स्पीसीज रिचनेस क्या है? देखिए, स्पीसीज रिचनेस नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट विद इन ए यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में जितनी नंबर ऑफ स्पीसीज है दैट यू कॉल्ड स्पीसीज रिचनेस, राइट। स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस पे डिपेंड करती है स्पीसीज डाइवर्सिटी। एक पर्टिकुलर रीजन में कितने नंबर ऑफ स्पीसीज है दैट यू कॉल्ड स्पीसीज रिचनेस। अब देखिए स्पीसीज इवननेस क्या है? स्पीसीज इवननेस दिस इज द प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। प्रोपोर्शनेट, तो प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अब उस रीजन में डिफरेंट स्पीसीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं? एक पर्टिकुलर रीजन में नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है दैट यू कॉल्ड स्पीसीज रिचनेस। अब एक पर्टिकुलर रीजन में डिफरेंट स्पीसीज के कितने इंडिविजुअल्स हैं दैट यू कॉल्ड स्पीसीज इवननेस। तो स्पीसीज इवननेस और स्पीसीज रिचनेस पे डिपेंड करती है बायोडाइवर्सिटी। यू नो, कम्युनिटीज वेयर स्पीसीज आर रिप्रेजेंटेड बाय मोर और लेस इक्वल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एग्जिबिट इवननेस, राइट। तो यहाँ पे इवननेस को कौन शो करता है? वो शो करता है जहां पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिफरेंट है ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो ये हो गया आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी और ये हो गया आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी। इसके बाद नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सो लिसन केयरफुली। इसके बाद देखिए इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैसे कि मैंने आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी बताया, स्पीसीज डाइवर्सिटी बताया और इसके बाद आता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें, देखिए जैसे कि आपको बताया मैंने पहले ही कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के लिए डिफरेंट हायरार्की है। बेसिकली यहाँ पे 3 मेजर हायरार्की है, वैसे तो और भी बहुत सारी हायरार्की हैं। यहाँ पे डाइवर्सिटी की अगर बात की जाए तो देयर आर सो मेनी हायरार्की फॉर डाइवर्सिटी एंड दैट वाज गिवन बाय एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन ने बताया था इसके बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की हम बात करें, देयर इज वेरिएशन इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में बहुत सारे वेरिएशन हैं, राइट। अगर आप इंडिया को एक्सप्लोर करते हैं, अपनी कंट्री को एक्सप्लोर करते हैं या वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं, यू विल सी सो मैनी वेरिएशन इन इकोसिस्टम। इवन अलोन इन इंडिया इतने सारे वेरिएशन है इकोसिस्टम्स में। कहीं पे डेजर्ट्स दिखाई देते हैं, कहीं पे फॉरेस्ट है, कहीं पे रेन फॉरेस्ट है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कहीं पे अल्पाइन मीडोज है, कहीं पे डिफरेंट निसेस है। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे सो मैनी वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम। तो बात करते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, लिसन केयरफुली। तो वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम दैट यू कॉल इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंडिकेट नंबर ऑफ निसेस, ट्रॉपिक्स लेवल, फूड वेब्स एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। इसमें ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ निसेस को, ट्रॉपिक लेवल्स को, फूड वेब्स को एंड इवन न्यूट्रिएंट साइकिल्स को। इसके अलावा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज वेरी हाई इन इंडिया। इंडिया में इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जो है बहुत ही हाई है। जैसे कि इंडिया में डेजर्ट्स पाए जाते हैं, रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मैनग्रोव्स पाए जाते हैं, कोरल रीफ्स, वेटलैंड, एस्चुरीज, एल्पाइन मीडोज। तो यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, वाइड रेंज ऑफ इकोसिस्टम्स आर प्रेजेंट इन इकोसिस्टम इन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएशन देखा जाता है हमारी कंट्री में। इतना वेरिएशन होने के बाद ही हमारी कंट्री जो है 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्रीज में भी आती है। इज दैट क्लियर? इसके बाद इट इज क्वाइट लो इन स्मॉल कंट्रीज। ये जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज है दैट इज वेरी लो इन स्मॉल कंट्रीज लाइक, अगर मैं बात करूं स्कैंडिनेवियन कंट्री जिसका नाम है नॉर्वे। दिस क्वेश्चन कैन इंपॉर्टेंट एंड राइट एंड इट कैन कम इन एग्जाम।
तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो होती है वो कम होती है, जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्री है जिसका नाम है नॉर्वे, राइट, वहां पे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कम देखी जाती है। तो कुछ कंट्रीज ऐसी भी होती है जहां पे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत कम देखी जाती है, लेकिन इंडिया में हाई इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी टेकन मिलियन ऑफ ईयर्स टू एक्युमुलेट दिस डाइवर्सिटी, राइट। अब इतनी सारी डाइवर्सिटी को बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। कितने ईयर्स लग जाते हैं? मिलियन ऑफ ईयर्स, जनरली टेकन मिलियन ऑफ ईयर्स टू डेवलप सच ए बिग इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, राइट। बायोडाइवर्सिटी इन वर्ल्ड। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी का क्या डाटा है। देखिए वर्ल्ड में यहां पे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वर्ल्ड में जो बायोडाइवर्सिटी का डाटा है दैट इज 1.5 मिलियन स्पीसीज अकॉर्डिंग टू IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से यहाँ पे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो स्पीसीज है वो कितनी, इसमें यहाँ पे रिकॉर्डेड कितनी स्पीसीज है दैट इज 1.5 मिलियन। बट ये जो एस्टिमेशन है ये इट मे नॉट बी ट्रू, ये सही नहीं हो सकता है। स्पीसीज में बी मोर देन दिस, और भी कहीं काफी सारी स्पीसीज हो सकती है, 20 to 50 मिलियन तक स्पीसीज हो सकती है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहां पे कोई भी एक्यूरेट डाटा नहीं है, और यहां पे एक रिपोर्टेड डाटा है जिसको आप 1.5 मिलियन स्पीसीज बोलते हैं अकॉर्डिंग टू IUCN। IUCN के हिसाब से इतनी स्पीसीज है, बट दिस इज नॉट एग्जैक्ट, याद रहे। अकॉर्डिंग टू IUCN हम बायोडाइवर्सिटी इन वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। IUCN के हिसाब से 1.5 मिलियन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एग्जिस्टिंग, राइट। इसके अलावा बट वी हैव नो क्लियर आइडिया, लेकिन हमें कोई भी क्लियर आइडिया नहीं है अबाउट बायोडाइवर्सिटी। सो मेनी स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड। काफी सारी स्पीसीज ऐसी हैं जिसकी रेंज तक हम पहुंच ही नहीं सकते हैं। देयर आर सो मेनी स्पीसीज जो कि येट टू बी डिस्कवर्ड, जो कि अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुई है और जिनको डिस्कवर होना बाकी है। और कुछ ऐसी भी स्पीसीज है जिनकी डिस्कवरी पॉसिबल नहीं है। सपोज दैट इफ यू वांट टू डिस्कवर ए पर्टिकुलर स्पीसीज एंड यू नीड टू एंटर इन देयर हैबिटेट, तो वहां पे उनके हैबिटेट लॉस होने के चांसेस भी हो सकते हैं, और उनकी डिस्कवरी से पहले वो एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। फिर से सुनिए, अगर आप किसी स्पीसीज को डिस्कवर करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे हैबिटेट हैं, कुछ ऐसे एक्सट्रीम हैबिटेट्स हैं जहां पे अगर आप किसी स्पीसीज को डिस्कवर करने के लिए जाते हैं तो उन हैबिटेट के लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वो हैबिटेट लॉस हो जाते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म उनकी डिस्कवरी से पहले ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। आर यू गेटिंग? तो आप जो है ये मतलब बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सी बात है कि पूरी स्पीसीज को एक्यूरेटली डिस्कवर कर पाना, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसा करना चाहेंगे तो ऐसे केस में कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट भी हो सकती है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये एक एक्यूरेट स्पीसीज नहीं है, बट ये एक रैंडम डाटा है, राइट। इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। एक चीज मैं आपको और बता दूं, इन्वेंटरीज का मतलब होता है इनका जो डाटा है, इनकी जो सूची है। तो इनका जो डाटा है, ये जो स्पीसीज की इन्वेंटरीज है, माना जाता है कि टेम्परेट एरिया में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन नीट एग्जाम कि जो इन्वेंटरीज है दैट इज मोर कंप्लीट इन टेम्परेट एरिया एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया और टेम्परेट एरिया की अगर आप बात करें तो ट्रॉपिकल एरिया में स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होती है। एक पर्टिकुलर यूनिट लैंड में, यूनिट एरिया में स्पीसीज जो रिचनेस है वो ज्यादा है ट्रॉपिकल एरिया में एज कंपेयर टू टेम्परेट एरिया। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा व्हेन आई विल कम टू द पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ट्रॉपिकल एरिया में सबसे ज्यादा स्पीसीज रिचनेस मानी जाती है, सबसे ज्यादा स्पीसीज जो है ट्रॉपिकल एरिया में है। तो ट्रॉपिकल एरिया में स्पीसीज को डिस्कवर कर पाना, स्पीसीज को काउंट करना, उसकी इन्वेंटरी को बनाना अपने आप में एक बहुत ही टफ टास्क हो जाता है। बट इफ यू कंपेयर द ट्रॉपिकल एरिया विद द टेम्परेट एरिया, लेकिन अगर आप ट्रॉपिकल एरिया को टेम्परेट एरिया से कंपेयर करते हैं तो उसमें क्या होगा, टेम्परेट एरिया में जो नंबर ऑफ स्पीसीज है उनको आप आसानी से काउंट कर सकते हैं, उनकी इन्वेंटरीज जो है आप आसानी से बना सकते हैं इन टेम्परेट एरिया एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल एरिया। एंड द रीजन इज व्हाट, इसके पीछे ये रीजन है कि जो टेम्परेट एरिया है वहां पे स्पीसीज रिचनेस कम देखी जाती है, राइट। अब ट्रॉपिकल एरिया में स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है तो वहां पे इन्वेंटरीज बनाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है। लेकिन टेम्परेट एरिया में स्पीसीज रिचनेस बहुत ही कम है, वहां पे स्पीसीज जो है स्पर्स है, इज दैट क्लियर? और वहां पे आप आसानी से इन्वेंटरीज बना सकते हैं टेम्परेट एरिया की स्पीसीज की,
And what is the reason behind this? I will discuss in detail when I will come to the pattern of biodiversity. This is very important question and it can ask in your NEET exam कि inventories कहाँ पे सबसे अच्छे से आप complete कर सकते हैं. So the answer is temperate area as compared to tropical area. Tropical area में species richness ज़्यादा है, temperate area में species richness कम है. Are you getting? इसके बाद on the basis of comparison between tropical and temperate region, अगर आप ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन को कंपेयर करते हैं तो साइंटिस्ट हैव कैलकुलेटेड नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड 2250 मिलियन स्पीसीज. साइंटिस्ट ने एक रफ आइडिया दिया है. रफ आइडिया किस बिहाफ पे दिया है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है. इफ यू कंपेयर द ट्रॉपिकल एरिया एंड टेम्परेट एरिया, बाय द कंपैरिजन ऑफ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया, अगर आप ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरिया को कंपेयर करते हैं तो साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किए हैं अप्रोक्सीमेटली 20 to 50 मिलियन स्पीसीज कैन बी एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट. हमारे प्लेनेट पे 20 से 50 मिलियन स्पीसीज तक भी एग्जिस्ट करती हैं. ये आइडिया दिया है साइंटिस्ट ने बाय कंपेयरिंग द डाटा बिटवीन द ट्रॉपिकल एरिया and the temperate area. Is that clear to all of you? तो ये हो गया बायोडाइवर्सिटी इन वर्ल्ड. इसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्ट मे. रॉबर्ट मे का ग्लोबल एस्टिमेट कॉन्सेप्ट बोलते हैं. मे ग्लोबल एस्टिमेट कॉन्सेप्ट फॉर बायोडाइवर्सिटी. इन्होंने अपना एक ग्लोबल एस्टिमेट कॉन्सेप्ट दिया था बायोडाइवर्सिटी के लिए जिनका नाम है रॉबर्ट मे. ये एक साइंटिस्ट हैं, राइट. रॉबर्ट मे प्लेस द नंबर ऑफ ग्लोबल स्पीसीज डायवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन. रॉबर्ट मे ने अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताया कि ये जो नंबर ऑफ स्पीसीज है मे बी 7 मिलियन. रॉबर्ट मे, यहाँ पे मे ग्लोबल एस्टिमेट एक आता है. मे ग्लोबल एस्टिमेट का मतलब ये है 22% स्पीसीज हैव बीन ओनली रिकॉर्डेड. इनके हिसाब से रॉबर्ट मे ने बताया कि अभी तक हमने जो स्पीसीज रिकॉर्ड की है वो सारी स्पीसीज की सिर्फ 22% है, राइट. और इन्होंने आइडिया दिया कि यहाँ पे स्पीसीज मोर देन दिस, यहाँ पे स्पीसीज मे बी 7 बिलियन. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट मे के हिसाब से जो ग्लोबल नंबर ऑफ स्पीसीज है वो कितनी है. तो याद रहे 7 मिलियन. अप्रॉक्स 7 मिलियन स्पीसीज है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे. याद रहे अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे, एक साइंटिस्ट है, उनके हिसाब से लगभग 7 मिलियन स्पीसीज कंसीडर की जाती है वर्ल्ड में, राइट. एनिमल डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा मानी जाती है लगभग 70%. अगर आप एनिमल्स और प्लांट्स को कंपैरिजन करें तो प्लांट्स के लगभग 22% स्पीसीज हैं, लेकिन मोर देन 70% स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैं. इसके पीछे मैं आपको रीजन बताऊंगा कि एनिमल्स की स्पीसीज ज्यादा क्यों है, एनिमल स्पीसीज रिचनेस क्यों है, राइट. एज कंपेयर टू प्लांट एनिमल स्पीसीज रिचनेस ज्यादा देखी जाती है. मोर देन 70% स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एज कंपेयर टू प्लांट्स. प्लांट्स की लगभग 22% स्पीसीज है जिसमें ब्रायोफाइट्स, एल्गी, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, ये सब प्लांट्स आते हैं. ये नॉट मोर देन 22%, बट द एनिमल स्पीसीज मोर देन 70%. ये डाटा आपको याद रखना है. ये जो जितने भी डाटा मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, आपको लिख लिख के याद करने हैं, राइट. इज दैट क्लियर? इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं. व्हेन यू विल डू द क्वेश्चंस ऑफ सच डाटा यू विल इजीली लर्न दिस डाटा. आर यू गेटिंग और नॉट? तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से आप इस डाटा को आसानी से याद कर सकते हैं. यू विल गेट द क्वेश्चंस ऑफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चन यू विल इजीली गेट बिकॉज दीज क्वेश्चंस, दीज डाटा आर गिवन इन एनसीईआरटी. इज दैट क्लियर? इसके बाद Among animals, insects are more than 70%. अब 70% से ज्यादा तो एनिमल्स है और एनिमल्स में भी 70% से ज्यादा इंसेक्ट्स है. यानी कि अगर आप कंक्लूजन निकाले, इन एवरी 10 एनिमल्स 7 आर इंसेक्ट्स. याद रहे कि अगर हम यहाँ पे वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो मोर देन 70% तो एनिमल्स ही हैं, लगभग 20% प्लांट्स है. तो यहाँ पे एनिमल की स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लांट्स. बट अगर आप एनिमल्स में भी बात करें तो एनिमल्स में मोर देन 70% आर इंसेक्ट्स. इसका मतलब ये हुआ कि एवरी 10 एनिमल्स 7 आर इंसेक्ट्स. इंसेक्ट सबसे सक्सेसफुल स्पीसीज मानी जाती है हमारे प्लेनेट पे. उनके सर्वाइवल के चांसेस सबसे ज्यादा है, उनकी एग्जिस्टेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा है. इसका भी रीजन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. व्हाई इंसेक्ट्स आर मच डाइवर्सिफाइड इन दिस ऑन दिस प्लेनेट. हमारे प्लेनेट पे इंसेक्ट सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाई क्यों है? सारी एनिमल स्पीसीज में इंसेक्ट की स्पीसीज मोर देन 70% क्यों है? बाकी अदर ग्रुप्स की स्पीसीज इतनी ज्यादा क्यों नहीं है? ये इतना डाइवर्सिफाई क्यों है? इसकी एग्जिस्टेंसी क्यों है? इस बात का जवाब मैं आपको दूंगा. आर यू गेटिंग और नॉट? वेट एंड वॉच, राइट. इसके बाद आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स दैट कंक्लूड दैट आउट ऑफ 10 एनिमल्स 7 आर इंसेक्ट्स. ये स्टेटमेंट भी, ये जो स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं बायोडाइवर्सिटी में, स्टेटमेंट्स से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो ईच एंड एवरी स्टेटमेंट यू मस्ट रिमेंबर. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे 10 एनिमल्स में से 7 आर इंसेक्ट्स. याद रहे क्योंकि मोर देन 70%
of all animal species are insects. यहां पे कुछ और डाटा यहां पे गिवन है एनसीईआरटी की बुक में, कुछ पाई चार्ट की फॉर्म में है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स आपको अच्छे से याद करने हैं, ड्रॉ करके देखने हैं एक बार हर चैप्टर पे। जैसे चैप्टर के नोट्स आप कंप्लीट कर लो तो चैप्टर के एंड के बाद जितने भी डायग्राम्स है वो एटलीस्ट एक बार आपको ड्रॉ करने हैं, लेबल करने हैं, क्योंकि उनसे रिलेटेड, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उनकी लेबलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे फंजाई स्पीसीज लगभग 72,000 ये डाटा दिया है एनसीईआरटी में। 72,000 फंजाई की स्पीसीज है। फिशिज की स्पीसीज लगभग 28,000 है। एम्फीबियंस की स्पीसीज 4,780 है। राइट, रेप्टाइल्स की स्पीसीज लगभग 7,150 है। और इंसेक्ट की स्पीसीज सबसे ज्यादा, याद रखना इस डाटा को, इंसेक्ट की स्पीसीज सबसे ज्यादा, मोर देन 70%, लगभग 10,25,000 स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स ऑन आवर प्लेनेट। हमारे प्लेनेट पे, हमारी अर्थ पे सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स की प्रजाति पाई जाती है, 10,25,000। दिस इज द डाटा ऑफ इंसेक्ट स्पीसीज एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। राइट, इसके बाद अब हम बात करें तो ये तो थे प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज, ये तो थी स्पीसीज ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स जिनका साइज बड़ा होता है, जिनको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन देयर इज नो डाटा फॉर माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनका आपके पास कोई डाटा नहीं है। उनका आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि वो कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज होती हैं। राइट, क्योंकि उनको कभी कैलकुलेट ही नहीं किया गया है। हमारे पास कोई भी ऐसा मेथड नहीं है, राइट, जिससे कि हम उन स्पीसीज को कैलकुलेट कर सके, जिससे कि हम बैक्टीरिया की स्पीसीज को कैलकुलेट कर सके, या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज को कैलकुलेट कर सके, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज को कैलकुलेट कर सके। तो वी डू नॉट हैव सच मेथड टू कैलकुलेट द स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास ऐसा कोई भी मेथड नहीं है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, खासकर प्रोकैरियोटिक सेल्स की स्पीसीज, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की जो स्पीसीज है, उनको आप काउंट नहीं कर सकते। इसके पीछे क्या क्या रीजन है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो देखिए, बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट प्रोकैरियोटिक डाइवर्सिटी। प्रोकैरियोटिक डाइवर्सिटी के बारे में कोई भी बायोलॉजिस्ट श्योर नहीं है। देयर इज नो बायोलॉजिस्ट हु इज श्योर अबाउट द प्रोकैरियोटिक स्पीसीज बिकॉज कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल टू काउंट द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड्स है, दैट इज नॉट सुटेबल फॉर द काउंटिंग ऑफ, राइट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरा पॉइंट, मैनी स्पीसीज, कुछ ऐसी स्पीसीज भी हैं आर नॉट कल्चरेबल अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं जो कल्चरेबल नहीं होती है लेबोरेटरी कंडीशन में। तो यहाँ पे दो सबसे बड़े रीजन है कि आप प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज डाइवर्सिटी को कंफर्म नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला कि आपके पास कोई ऐसा मेथड नहीं है, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि आप नंबर ऑफ स्पीसीज को काउंट कर सके। किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या प्रोकैरियोट्स की। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जिनको आप कल्चरेबल नहीं बना सकते हैं, कल्चरल प्लेट्स पे ग्रोथ नहीं करा सकते हैं। तो जनरली जिन माइक्रोब्स को आप कल्चरेबल बना सकते हैं उनकी स्पीसीज डाइवर्सिटी आप कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन देयर आर सो मेनी माइक्रोब्स जो कि इजिली कल्चरेबल नहीं है। अगर वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यानी कि लेबोरेटरी में इजिली कल्चरेबल नहीं होगा तो आप उस पर्टिकुलर स्पीसीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक रीजन माना जाता है। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोडाइवर्सिटी इन वर्ल्ड। ये कुछ थोड़ा बहुत डाटा है विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। आप एक दो बार पढ़ के देखना, इसको एक दो बार लिख के देखना और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना, ये डाटा आपको पूरा याद हो जाएगा। अब हम चलते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया में बायोडाइवर्सिटी का क्या रिस्पॉन्स है, इंडिया में किस तरीके से कैसे बायोडाइवर्सिटी है, या बायोडाइवर्सिटी कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, कितने नंबर ऑफ स्पीसीज है, कितने नंबर ऑफ प्लांट्स है, कितने नंबर ऑफ एनिमल्स है। तो इंडिया बायोडाइवर्सिटी के मामले में वेल्दी है या नहीं है? आर यू गेटिंग और नॉट? वर्ल्ड में इंडिया बायोडाइवर्सिटी के मामले में कहां पर एग्जिस्ट करता है? एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन दिस टॉपिक। तो यहां पे बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया की बात करें तो इंडिया को टोटल 10 ज्योग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकता है कि इंडिया को टोटल कितने ज्योग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है, डिवाइड किया गया है। तो इंडिया को 10 ज्योग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया गया है। इंडिया में 10 ज्योग्राफिकल रीजन्स है, यानी कि 10 डिफरेंट हैबिटेट्स है, 10 डिफरेंट इकोसिस्टम है। यानी कि इंडिया में इकोसिस्टम वेरिएशन देखा जाता है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री, जो कि हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं। तो इंडिया में लगभग 10 ज्योग्राफिकल रीजन्स है और वहां पे हर ज्योग्राफिकल रीजन्स के हिसाब से वहां की बायोडाइवर्सिटी होती है, वहां की स्पीसीज कंपोजिशन होती है, वहां की एनिमल स्पीसीज कंपोजिशन होती है, यहाँ या फिर वहां की प्लांट स्पीसीज कंपोजिशन होती है। तो यहाँ पे इंडिया में टोटल लैंड एरिया 2.4% होता है। इंडिया की स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है 8.1% है। देखिए कितनी कमाल की बात है, हमारी कंट्री भी बायोडाइवर्सिटी के मामले में बहुत ही वेल्दी है।
बट हमारी कंट्री वेल्दी है डजंट मीन कि वी डोंट केयर अबाउट, वी शुडंट केयर अबाउट द एनिमल्स और द प्लांट स्पीसीज, एंड वी शुडंट केयर अबाउट द राइट स्पीसीज, राइट biodiversity. We also need to concern about the conservation of biodiversity. It doesn't mean कि हमारे पास अच्छा biodiversity range है, हम we are the wealthiest country of the world. हम जो है wealthiest country में आते हैं वर्ल्ड की, right? In case of biodiversity, it doesn't mean we don't need to conserve the biodiversity. We also need of conservation of this diversity. Are you getting or not? Because all kind of economic prosperity can develop just because of such plants, such animals species. Is that clear? Because these are direct benefit to the human beings. Is that clear? तो यहाँ पे इंडिया में टोटल लैंड एरिया 2.4% है। वर्ल्ड का टोटल लैंड एरिया इंडिया में कितना है? 2.4%। बट दिस इज वेरी इंप्रेसिव डाटा कि इंडिया में वर्ल्ड का 8.4% बायोडाइवर्सिटी है, 8.1% बायोडाइवर्सिटी है। तो 2.4% लैंड एरिया पे 8.1% बायोडाइवर्सिटी है, 2.4% लैंड एरिया पे 8.1% बायोडाइवर्सिटी है इन इंडिया। तो इंडिया की ये एक एग्जिस्टेंसी है इन केस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये डाटा आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया में टोटल लैंड एरिया कितना है? वर्ल्ड का 2.4%। इंडिया में टोटल बायोडाइवर्सिटी कितनी है? वर्ल्ड की 8.1%। इज दैट क्लियर? इंडिया इज वन ऑफ 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज। इंडिया जो है 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक आती है। अगर आप वर्ल्ड में 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज की बात करें तो इंडिया जो है उसमें से एक मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में आती है। इंडिया जो एग्जिस्ट करती है 8th नंबर पे एग्जिस्ट करती है। इंडिया की जो एग्जिस्टेंस है 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री में वो 8th नंबर पे है। 8वें नंबर पे इंडिया आती है मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में। 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में इंडिया स्टैंड्स एट 8th रैंक। तो इंडिया 8th रैंक पे आती है और टोटल 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज हैं यहाँ पे। इंडिया में लगभग 45,000 स्पीसीज जो है वो प्लांट्स की है और 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स है, राइट। इंडिया में जो एस्टिमेटेड स्पीसीज मानी जाती है वो 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू मे ग्लोबल एस्टिमेट, रॉबर्ट मे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ग्लोबल एस्टिमेट दिया। उनके हिसाब से माना जाता है कि वर्ल्ड की अभी तक जो रिकॉर्डेड स्पीसीज है सिर्फ 22% स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड। इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना कि मे ग्लोबल एस्टिमेट के हिसाब से कितना परसेंट स्पीसीज रिकॉर्डेड है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। So this question is very important. It can ask in exam. और यहाँ पे 22% species have been recorded, right? According to May concept. Is that clear? तो according to May concept, May global estimate, यहाँ पे 22% species have been recorded, right? If we apply May global estimate, अगर हम May global estimate को अप्लाई करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में 1 लाख तो प्लांट स्पीसीज है, 3 लाख स्पीसीज ऑफ एनिमल स्पीसीज है। अगर हम मे ग्लोबल एस्टिमेट की बात करें तो मे ग्लोबल एस्टिमेट को अगर आप कंसीडर करते हैं तो इंडिया में नॉट ओनली 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट, नॉट ओनली 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इन इंडिया, 1 लाख स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड 3 लाख स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। इसके अलावा ये ग्लोबल एस्टिमेट के हिसाब से, लेकिन इन स्पीसीज को काउंट करने के लिए, इन स्पीसीज की इन्वेंटरीज बनाने के लिए वी नीड ऑफ ए वेल ट्रेन्ड मैन पावर। हमें एक वेल ट्रेन्ड मैन पावर की जरूरत है एंड इट नीड्स ए लॉट ऑफ टाइम। हमें बहुत ज्यादा टाइम चाहिए और बहुत ज्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट है इन स्पीसीज की इन्वेंटरीज को बनाने के लिए, इन स्पीसीज को कंसीडर करने के लिए, काउंट करने के लिए। ये बात आपको याद रखनी है। इट विल रिक्वायर ए लार्ज ट्रेन्ड मैन पावर, इट विल रिक्वायर ए लार्ज ट्रेन्ड मैन पावर ऑफ टैक्सोनॉमिस्ट एंड ए लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट इन्वेंटरी ऑफ बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर कंट्री। अपनी कंट्री की, अगर हम अपनी कंट्री की बायोलॉजिकल वेल्थ को कंप्लीट करना चाहते हैं, इसकी इन्वेंटरी बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें एक मैन पावर की जरूरत है, ट्रेन्ड मैन पावर, जो कि टैक्सोनोमिस्ट होते हैं। तो टैक्सोनोमिस्ट की काफी सारे टैक्सोनोमिस्ट की रिक्वायरमेंट है और जिसको राइट बनाने में काफी वक्त लग जाएगा। ए लॉट ऑफ टाइम वी रिक्वायर्ड टू मेक द कंप्लीट इन्वेंटरी ऑफ बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर कंट्री, राइट। इसके अलावा ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर येट टू बी डिस्कवर्ड, काफी सारी स्पीसीज ऐसी भी हैं जो कि yet to be discovered and are facing the threat of extinction। याद रहे, अब मैंने बताया कि हम इतनी स्पीसीज को डिस्कवर कर चुके हैं, इतना हमारे पास डाटा है, लेकिन काफी सारी ऐसी स्पीसीज है जिनके बारे में हमें नहीं पता है, जिनको डिस्कवर करना बाकी है और लेकिन वो विलुप्त होने के कगार पे है। याद रहे, काफी सारी स्पीसीज ऐसी भी होंगी जो आपकी डिस्कवरी से पहले विलुप्त हो चुकी हैं और काफी सारी स्पीसीज ऐसी भी होंगी जो कि आप नहीं डिस्कवर कर पाए लेकिन वो विलुप्त होने के कगार पर है।
और ऐसा भी हो सकता है कि जब तक आप उनको डिस्कवर करें तब तक वो विलुप्त हो जाए। यहां पे एक स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। ये स्टेटमेंट, लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है, ये आपको याद रखनी है। देखिए कितनी बढ़िया स्टेटमेंट लिखी है। नेचर बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल्स ऑफ ऑल बुक्स स्टॉक देयर। यहां पे पूरे बायोडायवर्सिटी को, पूरे नेचर को एक लाइब्रेरी से कंपैरिजन कर दिया है। तो पूरे एक लाइब्रेरी है, जैसे कि एक लाइब्रेरी में काफी सारी किताबें होती हैं और उन किताबों को आप कैटलॉग करते हैं, उन किताबों पे आप उनके नाम मेंशन करते हैं। एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है सपोज दैट, और उस लाइब्रेरी में काफी सारी किताबें हैं, उन किताबों को आप कैटलॉग करते हैं, उन किताबों में आप उनकी किताबों की नेमिंग करते हैं, उन किताबों को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहां पे क्या बोला है कि हमारे साथ कंडीशन सिचुएशन क्या है कि सपोज दैट एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, राइट, दैट इज लाइब्रेरी। अगर हम बात करें तो हमारा बायोस्फीयर है या फिर हमारा नेचर है, वो एक लाइब्रेरी की तरह है जिसमें काफी सारी किताबें हैं, यानी कि जिसमें काफी सारी स्पीसीज है। बुक्स कंपेयर टू द स्पीसीज एंड नेचर कंपेयर टू द बायोस्फीयर। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे जो लाइब्रेरी है कंपेयर टू द नेचर और द बायोस्फीयर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे क्या बोला है इसने कि नेचर बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग। नेचर बायोलॉजिकल लाइब्रेरी जो है वो बर्निंग हो रही है इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल्स ऑफ ऑल बुक्स स्टॉक देयर। तो समझ में आई चीजें? कहने का मतलब ये है कि स्पीसीज को डिस्कवर करने से पहले, राइट, उनके एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं, कुछ एक्सटिंक्ट भी हो रही है उनके आइडेंटिफाई करने से पहले। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद मेरा जो अगला टॉपिक है दैट आई विल डिस्कस, दैट इज पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी। लिसन केयरफुली। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी। अब बायोडायवर्सिटी के अगर पैटर्न की बात करें तो बायोडायवर्सिटी का यानी कि स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। अगर हम वर्ल्ड में बायोडायवर्सिटी के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं उनका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है थ्रू आउट वर्ल्ड। कहीं पे ये स्पीसीज रिचनेस बहुत ज्यादा होती है, कहीं पे ये स्पीसीज रिचनेस बहुत ही कम होती है। तो ये डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशन पे, डिफरेंट फैक्टर्स पे, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, ज्योग्राफिकल कंडीशन, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिसपे कि स्पीसीज रिचनेस डिपेंड करती है। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। जो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स है यानी कि डिफरेंट लैटिट्यूड के हिसाब से स्पीसीज रिचनेस जो है वो वेरी करती है। आर यू गेटिंग? तो आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी। सो लिसन केयरफुली। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बायोडायवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट वर्ल्ड। थ्रू आउट वर्ल्ड एनिमल्स और प्लांट्स की जो डाइवर्सिटी है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म। इसके अलावा shows a rather uneven distribution। इनमें uneven distribution पैटर्न्स होता है। ये डिपेंड करता है, ये जो पैटर्न है लैटिट्यूडनल हो सकता है, एल्टीट्यूडनल हो सकता है, ज्योग्राफिकल हो सकता है, टोपोग्राफिकल हो सकता है एंड ह्यूमिडिटी ग्रेडियंट्स। तो डिफरेंट ग्रेडियंट्स पे डिपेंड करता है, राइट, पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी। कहीं पे स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होती है तो कहीं पे स्पीसीज रिचनेस कम होती है। तो जैसे कि यहाँ पे मोस्ट वेल नोन पैटर्न है यहाँ पे लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। अगर हम लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की बात करें तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे हम टोटल जो क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं हमारे वर्ल्ड में, ये 4 मेजर क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं। सबसे जो बीच में होता है, अगर आप एक ग्लोब को देखते हैं तो सेंटर में जो होता है इक्वेटर वाले जो रीजन है वहाँ पे जनरली ट्रॉपिकल, फिर उससे ऊपर टेम्परेट, ट्रॉपिकल के ऊपर सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट और उसके बाद पोलर एरियाज। तो यहाँ पे अगर देखा जाए सबसे ज्यादा जो स्पीसीज रिचनेस होती है वो ट्रॉपिकल एरिया में होती है। टेम्परेट में मॉडरेट टाइप की स्पीसीज होती हैं, मॉडरेट स्पीसीज होती हैं। वहीं पोलर एरियाज लाइक आर्कटिक और अंटार्कटिक में सबसे लेस नंबर ऑफ स्पीसीज होती है। देखिए, एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स, जैसे ही आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं द बायोडायवर्सिटी डिक्रीजेस। याद रहे, इक्वेटर से, ये मैंने आपको बताया था पहले भी, इक्वेटर से आप पोलर एरिया की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर भी रिड्यूस होता है, लाइट इंटेंसिटी भी रिड्यूस होती है। आर यू गेटिंग और नॉट? और साथ ही साथ यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी भी रिड्यूस हो जाती है व्हेन यू मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोलर एरिया। तो इक्वेटर से पोलर एरिया की तरफ आप जब जाते हैं तो वहां पे स्पीसीज रिचनेस कम हो जाती है, यानी कि नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करती है। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे मिनिमम बायोडायवर्सिटी इन आर्कटिक रीजन, जो कि एक पोलर एरिया है, तो पोलर रीजन में मिनिमम बायोडायवर्सिटी होती है। मॉडरेट बायोडायवर्सिटी होती है टेम्परेट एरिया में। मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी मानी जाती है ट्रॉपिकल रीजन्स में।
तो यहाँ पे सबसे कम जो बायोडाइवर्सिटी है वो पोलर रीजन्स में, यानी कि आर्कटिक या अंटार्कटिक रीजन्स में। मिनिमम बायोडाइवर्सिटी जो है वो यहाँ पे मिनिमम बायोडाइवर्सिटी आर्कटिक रीजन में या पोलर रीजन में, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रीजन में, और मॉडरेट बायोडाइवर्सिटी देखी जाती है टेम्परेट रीजन में। इसके अलावा ट्रॉपिकल रीजन्स की जो सबसे ज्यादा रेंज मानी जाती है, जहां पे स्पीसीज रिचनेस सबसे ज्यादा होती है, दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। ट्रॉपिकल रीजन्स की जो रेंज यहाँ पे कंसीडर की जाती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इट कैन फ्रेम इन योर एग्जाम, याद रहे लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो ट्रॉपिकल रीजन्स की रेंज मानी जाती है, जहां पे स्पीसीज रिचनेस सबसे ज्यादा कंसीडर की जाती है, दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। इज दैट क्लियर? इसके बाद कोलंबिया, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी लिए हुए हैं। जैसे कोलंबिया है, एक कंट्री है कोलंबिया, ये ट्रॉपिकल रीजन में आती है। सबसे ज्यादा बर्ड स्पीसीज है, देखिए 1400 बर्ड स्पीसीज है, राइट। तो जो कोलंबिया है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है और वहां पे सबसे ज्यादा स्पीसीज है, बर्ड्स स्पीसीज 1400। वहीं इंडिया की हम बात करें तो इंडिया भी ट्रॉपिकल रीजन में आता है। आवर कंट्री इंडिया ऑल्सो कम इन ट्रॉपिकल रीजन, ये भी ट्रॉपिकल रीजन में ही आता है और यहाँ पे 1200 बर्ड्स स्पीसीज है। जैसे कि मैंने आपको बताया, व्हेन यू मूव फ्रॉम ट्रॉपिकल रीजन्स टू द पोलर रीजन्स, जब आप ट्रॉपिकल रीजन से पोलर रीजन की तरफ जाते हैं, इक्वेटर से पोलर एरिया की तरफ जाते हैं, तो नंबर ऑफ स्पीसीज डिक्रीज होती है। देखिए यहाँ पे 1400 स्पीसीज है, किसमें? कोलंबिया में। 1200 स्पीसीज जो है वो इंडिया में है, दोनों ही ट्रॉपिकल कंट्रीज है, तो हायर नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज को शो कर रहा है। अगर वहीं हम बात करें न्यूयॉर्क की, 41 डिग्री नॉर्थ टेम्परेट एरिया में आता है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क इज द कैपिटल ऑफ यूएसए। तो यहाँ पे न्यूयॉर्क जो है वो टेम्परेट रीजन्स में आता है, 41 डिग्री नॉर्थ में आता है और वहां पे बर्ड स्पीसीज ओनली 105 स्पीसीज। सो यू कैन सी द डिफरेंस। ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में स्पीसीज रिचनेस का बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। देखिए कोलंबिया में 1400 स्पीसीज, वहीं न्यूयॉर्क में 105 स्पीसीज। 41 डिग्री नॉर्थ में सिर्फ और सिर्फ ओनली 105 स्पीसीज देखी जाती है। इज दैट क्लियर? वहीं ग्रीनलैंड की अगर हम बात करें तो ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक एरिया में आता है। यहाँ पे 56 स्पीसीज देखी जाती है। यहाँ पे कितनी स्पीसीज देखी जाती है? 56 स्पीसीज। तो ये यहाँ पे स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए जितनी भी ट्रॉपिकल एरिया में स्पीसीज है, कोलंबिया ट्रॉपिकल कंट्री में आता है, इंडिया जो है ट्रॉपिकल कंट्री में आता है, और ट्रॉपिकल रीजन्स में दोनों ही केस में यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज रिचनेस इज हाई, right? Is that clear? So species richness is very high in tropical regions, but the species richness is very low in temperate regions. Like in New York, 41 degree north, and in New York having 105 species of birds only. वहीं Greenland, that is 71 degree in north, and only 56 species are there. Is that clear? So in temperate regions, Greenland and New York both are in temperate regions. Species richness is very low, but the species richness is very high in case of tropical regions. In tropical countries species richness is good. So that's why our country India जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है और इंडिया इज रिच सोर्स इन बायोडाइवर्सिटी। अगर हम देखें तो जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, 2.4% लैंड एरिया पे 8.1% टोटल बायोडाइवर्सिटी इंडिया में है। तो इंडिया अपने आप में एक स्पीसीज रिचनेस में मतलब एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये ट्रॉपिकल रीजन की कंट्री है। वहीं सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज रिचनेस होती है वो ब्राज़ील में है। ब्राज़ील जो है रैंक 1 पे आता है। ब्राज़ील इज रैंक 1 कंट्री इन स्पीसीज रिचनेस एंड इंडिया इज रैंक 8 कंट्री इन स्पीसीज रिचनेस। वहीं ऑस्ट्रेलिया 12th रैंक पे आता है इन स्पीसीज रिचनेस, राइट। तो ये कुछ डाटा है। ए फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन्स, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इट कैन फ्रेम एज क्वेश्चन इन योर एग्जाम। ए फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन has 10 times more species of vascular plants as compared to forest of equal area in temperate regions like Midwest of USA। यहाँ पे एक कंपैरिजन बताया है, एक फॉरेस्ट जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स में आता है, एक फॉरेस्ट जो कि ट्रॉपिकल रीजन में आता है, तो उस फॉरेस्ट में जो स्पीसीज रिचनेस है, जितना एरिया उस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में स्पीसीज रिचनेस को शो करता है, राइट, दैट इज 10 टाइम्स एज कम्पेयर टू द सेम एरिया ऑफ द टेम्परेट रीजन्स ऑफ ए फॉरेस्ट। मतलब दो फॉरेस्ट में आप कंपैरिजन कीजिए, कुछ फॉरेस्ट का एरिया कंसिडर कीजिए ट्रॉपिकल रीजन में और कुछ फॉरेस्ट का एरिया कंसिडर कीजिए टेम्परेट रीजन में। एरिया दोनों का सेम हो लेकिन स्पीसीज रिचनेस में 10 टाइम्स का डिफरेंस आ जाता है। ट्रॉपिकल रीजन्स में उसी एरिया में उसी इतने ही एरिया रेंज में
10 टाइम्स मोर स्पीसीज, वहीं टेम्परेट रीजन्स में उसी एरिया में 10 टाइम्स लेस स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो लेस है। तो ट्रॉपिकल रीजन्स में स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा देखी जाती है। इसके पीछे क्या क्या रीजन है, व्हाट आर द मेजर रीजन्स राइट बिहाइंड दिस, कि वाई इन ट्रॉपिकल रीजन्स दैट मच स्पीसीज राइट, यानी कि दैट मच स्पीसीज डाइवर्सिटी और दैट मच स्पीसीज रिचनेस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, आई विल डिस्कस विद यू, लिसन केयरफुली। ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका, एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है यहाँ पे अमेजन रेन फॉरेस्ट, लंग्स ऑफ प्लेनेट भी कहा जाता है इसको। यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस सबसे ज्यादा देखी जाती है और अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है ट्रॉपिकल एरिया में आता है ऑफ साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका में आता है। ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन दी अर्थ। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी कौन से रीजन में है, वर्ल्ड का कौन सा ऐसा रीजन है जहां पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वो अमेजन रेन फॉरेस्ट, जो कि साउथ अमेरिका का एक पार्ट है, वहां पे सबसे ज्यादा स्पीसीज रिचनेस है क्योंकि वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है अपने आप में स्पीसीज रिचनेस का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, यानी कि वहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज है एंड दैट कम्स इन साउथ अमेरिका, जो कि कहाँ आता है, साउथ अमेरिका में आता है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी इन अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी देखिए, कुछ यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का डाटा है, दिस डाटा इज आल्सो गिवन इन एनसीईआरटी बुक। तो ये डाटा आपको याद रखना है राइट, ये क्वेश्चंस में भी आपको मिल जाएगा। तो प्लांट स्पीसीज 40,000 है अमेजन रेन फॉरेस्ट में, 40,000 प्लांट स्पीसीज है। मैमल्स की स्पीसीज 427, देखिए मैमल्स और एम्फीबियंस की स्पीसीज 427। तो इतने स्पीसीज अलोन इन एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट में है, अलोन इन अमेजन फॉरेस्ट 427 species of mammals and 427 species of right amphibians in Amazon rainforest, 40,000 species of plants, 3,000 species of fish, birds की 1,300 species होती है, reptiles की 378 species है, वहीं invertebrates की जो number of species है that is approximately 1,25,000 राइट। तो यहाँ पे जो फिर से मैं बता देता हूँ कि जो बायोडाइवर्सिटी का अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि स्पीसीज की बात करें, तो स्पीसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, वो एक यानी कि यहाँ पे स्पीसीज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा है तो कहीं पे स्पीसीज रिचनेस कम है। इफ़ यू कंपेयर दी, यहाँ पे इसके पीछे काफ़ी सारे रीजन हो सकते हैं, इसमें एक बेस्ट एग्जांपल मैंने बताया लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। व्हेन यू मूव फ्रॉम इक्वेटर रीजन टू द पोलर रीजन्स, इक्वेटर रीजन्स में कौन सा रीजन आता है आपका, ट्रॉपिकल रीजन। पोलर रीजन्स में आर्कटिक या अंटार्कटिक रीजन आता है। तो ट्रॉपिकल से आर्कटिक की तरफ आप बढ़ते हैं तो वहाँ पे स्पीसीज के जो नंबर है वो डिक्रीज होते हैं राइट। सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज रिचनेस होती है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में होती है। अब ट्रॉपिकल रीजन्स में स्पीसीज रिचनेस के पीछे क्या क्या रीजन है, क्यों सबसे ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस ट्रॉपिकल रीजन में होती है, ये भी मैं आई विल डिस्कस। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि बर्ड्स 1400 स्पीसीज इन कोलंबिया, कोलंबिया इज ए ट्रॉपिकल रीजन कंट्री। तो कोलंबिया क्या है कि एक ट्रॉपिकल रीजन कंट्री है, वहाँ पे 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं। इंडिया क्या है, एक ट्रॉपिकल रीजन कंट्री है, वहाँ पे 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं। वहीं इफ़ यू गो टू द न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ एंड उसमें 105 बर्ड्स हैं, 105 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, 56 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ। ये जो डाटा है ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे टेम्परेट रीजन्स में मॉडरेट स्पीसीज होती है, आर्कटिक रीजन में सबसे कम होती है और मैक्सिमम होती है ट्रॉपिकल रीजन्स में। इसके बाद मैंने बताया आपको कि इफ़ यू कंपेयर दी फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रीजन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट रीजन फॉरेस्ट, एंड इफ़ यू कंपेयर दी सेम एरिया रेंज, अगर आप एरिया रेंज सेम लेते हैं तो यू विल सी द डिफरेंस, यू विल गेट दी 10 टाइम्स मोर स्पीसीज इन ट्रॉपिकल रीजन फॉरेस्ट इन द सेम एरिया विच यू विल कंपेयर विद दी टेम्परेट रीजन्स। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज सेम है और ये कुछ डाटा है। सबसे ज़्यादा स्पीसीज हमारे प्लेनेट पे कहाँ है, अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो अर्थ में सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी की रिचनेस देखी जाती है अमेजन रेन फॉरेस्ट, जो कि साउथ अमेरिका में है, जिसमें कि लगभग 3000 स्पीसीज ऑफ फिशेज, 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, 427 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, 427 स्पीसीज ऑफ एम्फीबियंस, 378 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स, 1,25,000 स्पीसीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स। तो ये स्पीसीज का डाटा है राइट, नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी कितनी है, तो ये डाटा आपको याद रखना है। एंड बर्ड्स की स्पीसीज 1300। इसके बाद रीजन ऑफ रिचनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी की रिचनेस के पीछे क्या क्या रीजन है राइट। आई हैव मेंशन ऑल दीज रीजन्स राइट, which is responsible for the flourish of
सच लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज इन द ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल रीजन में इतनी सारी स्पीसीज को फ्लोरिश करने के लिए क्या क्या रीजन है? आई ऑलरेडी हैव मेंशन, लिसन केयरफुली। नो क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस, याद रहे। सबसे पहला जो रीजन है कि ट्रॉपिकल रीजन में इतना वेरिएशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं है। जहाँ पे क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं होगी वहाँ पे राइट स्पीसीज रिचनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। वहाँ पे स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने के चांसेस या एंड होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम होंगे एज कम्पेयर टू टेम्परेट एरिया। दूसरा रीजन, नो ग्लेशिएशन लाइक टेम्परेट एरिया। भाई अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में कई बार ऐसा हुआ है कि जो ग्लेशिएशन है, जो ग्लेशियर है, जो नॉर्थ पोलर एरिया में जो ग्लेशियर्स है उनके एक्सेसिव मेल्ट हो जाने की वजह से क्या हुआ कि ग्लेशिएशन मतलब ग्लेशियर्स पिघल गए। एक्सेसिव मेल्ट होने की वजह से काफ़ी सारे टेम्परेट रीजन इन्फ्लुएंस हुए हैं। टेम्परेट रीजन जो है वो एडजेसेंट टू दी किसके नियर का एरिया है, वो पोलर रीजन का। तो काफ़ी सारे टेम्परेट रीजन्स उससे अफेक्टेड हुए हैं। उसकी वजह से काफ़ी सारी स्पीसीज जो है हमारे पास्ट में एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो ग्लेशियर के मेल्ट होने की वजह से भी काफ़ी सारी स्पीसीज वाइप्ड आउट हो जाती है, राइट। ऐसा पास्ट में देखा गया है। और टेम्परेट रीजन्स में ग्लेशियर्स के ग्लेशिएशन की वजह से स्पीसीज का वाइप्ड आउट राइट देखा गया है वहाँ पे, इसलिए स्पीसीज रिचनेस बहुत कम है। इज दैट क्लियर? एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रीजन। तीसरा अनडिस्टर्ब्ड फ्रॉम मिलियन ऑफ ईयर्स। ट्रॉपिकल रीजन जो है अनडिस्टर्ब है, मिलियन ऑफ ईयर से अनडिस्टर्ब है। टेम्परेट रीजन्स डिस्टर्ब होते रहते हैं, वहाँ पे नेचुरल कैलेमिटीज ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रीजन। तो वहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन जो है वो अनडिस्टर्ब्ड है। इफ द ट्रॉपिकल रीजन विल बी अनडिस्टर्ब, इट मीन्स देयर विल बी द मोर चांसेस ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज, राइट। द मोर चांसेस ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज, इट मीन्स दैट लीड्स टू स्पीसीज रिचनेस, हाई स्पीसीज रिचनेस। आर यू गेटिंग? इसके अलावा वार्म टेम्परेचर, राइट। ट्रॉपिकल रीजन में वार्म टेम्परेचर होता है इफ यू कंपेयर विद द टेम्परेट रीजन्स। टेम्परेट रीजन्स में सीजनल वेरिएशंस बहुत आते हैं, राइट। और टेम्परेट रीजन्स में जो है टेम्परेचर वार्म नहीं होता है, कोल्ड टेम्परेचर होता है। तो वार्म टेम्परेचर की वजह से भी स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है। दैट विल बी द फेवरेबल कंडीशन फॉर द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्पीसीज, राइट। इसके अलावा ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी होने की वजह से भी स्पीसीज रिचनेस के बढ़ने के चांसेस हैं, राइट। आर यू गेटिंग और नॉट? हाई ह्यूमिडिटी और वार्म टेम्परेचर बोथ आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर सो मैनी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, so many species of fungi. Are you getting or not? Is that clear? तो so many species के लिए favorable condition बन जाती है warm temperature and high humidity। तो ये एक favorable condition है tropical region में। इसके अलावा यहाँ पे less seasonal environment कम होता है, constant environment ज़्यादा होता है। relatively more constant environment, अगर constant environment है तो कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट में स्पीसीज की एग्जिस्टेंसी के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे, राइट। उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे, उनको माइग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एंडेंजर्ड नहीं हो पाएंगी, वो एक्सटिंक्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट है। एंड कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट इज ऑलवेज फेवरेबल फॉर ऑल द लाइफ फॉर्म। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके अलावा प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट, यहाँ पे इन्वायरमेंट फिक्स है, प्रेडिक्टेबल है, रिसीव मोर सोलर एनर्जी। और सबसे बड़ा रीजन ट्रॉपिकल एरिया में सनलाइट का एक्सपोज ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी रिसीव होती है। जितनी ज़्यादा सोलर एनर्जी रिसीव होगी उतनी ज़्यादा प्लांट प्रोडक्टिविटी होगी, और जितनी ज़्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा वहाँ पे फूड अवेलेबल होगा, और जहाँ पे फूड अवेलेबल होगा कंपटीशन उतना कम होगा, और वहाँ पे एनिमल स्पीसीज जो है उतना ज़्यादा सर्वाइव करती है। क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पे पूरी एंटायर बायोटिक कम्युनिटी जो है डिपेंड करती है। एंटायर जो स्पीसीज हैं वो सब डिपेंड करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बिना प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के फूड सोर्सेज विल नॉट बी अवेलेबल फॉर अस, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि सोलर रेडिएशन ज़्यादा है, लाइट एक्सपोज ज़्यादा है, हायर सोलर रेडिएशंस और हायर लाइट एक्सपोज होने की वजह से यहाँ पे प्रोडक्टिविटी विल ऑल्सो बी हायर, एंड दैट हायर प्रोडक्टिविटी विल लीड्स टू दी राइट more availability of food. If the more availability of the food, then species richness will automatically increase in tropical regions, but that is lag in case of solar radiations की कमी होती है टेम्परेट एरिया में एंड पोलर एरिया में, इसलिए वहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रीजन्स इज वेरी लेस, राइट। तो ये सब रीजन्स हैं। अच्छा एक चीज़ और, जैसे कि मैंने बताया आपको यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर मोर एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट। More than 70% species of total species are animals and लगभग 22% species of plants are there, right? तो यहाँ पे if you compare the number of species of plants and number of species of animals, you will get the number of species animals are more than
द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। तो जो नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स है उनसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज एनिमल्स की देखी जाती है। एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? तो सबसे बड़ा जो रीज़न है कि एनिमल्स की स्पीसीज इतनी ज़्यादा क्यों होती है, इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है कि एनिमल के पास नर्वस सिस्टम होता है, प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है। इफ़ एनिमल पॉसेस नर्वस सिस्टम इट मीन्स दैट गेट दी स्टिमुलाई, नर्वस सिस्टम की हेल्प से वो स्टिमुलाई लेता है, राइट, स्टिमुलस को रिसीव कर लेता है और स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद वो इन्वायरमेंट में अपने आप को एडेप्टिव बना लेता है। तो एनिमल्स आर मोर एडेप्टिव देन प्लांट्स। जो स्पीसीज, जो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा एडेप्टिव होंगे उनकी स्पीसीज ज़्यादा देखी जाएगी। तो प्लांट्स के कंपैरिजन में एनिमल्स जो है वो ज़्यादा एडेप्टिव होते हैं, इसलिए एनिमल्स की स्पीसीज ज़्यादा देखी जाती है। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, प्रोसेस नर्वस सिस्टम, एनिमल्स जो है वो नर्वस सिस्टम प्रोसेस करते हैं विच रिसीव स्टिमुलाई, जो कि स्टिमुलाई को रिसीव करता है। एनिमल प्रोसेस नर्वस सिस्टम विच रिसीव स्टिमुलाई, राइट, एंड गिव रिस्पॉन्स विच इज एडेप्टिव फॉर सर्वाइवल, और उसी हिसाब से वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है जो कि सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एडेप्टिव फॉर द सर्वाइवल। तो यहाँ पे जिसके पास नर्वस सिस्टम होगा वो मोर एडेप्टिव होगा इन डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी कि उसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू प्लांट्स। दूसरा रीजन, एनिमल्स जो होते हैं दे आर मोबाइल टू मूव न्यू एरिया टू अवॉइड कंपटीशन, राइट। एनिमल्स कंपटीशन को अवॉइड कर सकते हैं, प्लांट्स कंपटीशन को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। एनिमल्स माइग्रेट कर जाते हैं, एनिमल्स उस प्लेस से चले जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन होता है, वो ऐसे प्लेस पे चले जाते हैं जहाँ कंपटीशन कम है। लेकिन प्लांट के लिए पॉसिबल नहीं है, प्लांट स्टेशनरी है, और अगर उस लोकेशन में प्लांट्स के लिए कंपटीशन डेवलप हो गया तो उस प्लांट की स्पीसीज की एग्जिस्टेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि वो प्लांट जो है माइग्रेट नहीं कर सकता, मोबाइल नहीं है। जबकि एनिमल जो है वो माइग्रेट कर सकते हैं, मोबाइल है, राइट। वहाँ पे अगर उनके लिए कोई कंपटीशन है किसी पर्टिकुलर लोकेशन में तो वो कंपटीशन को अवॉइड करके किसी दूसरी लोकेशन पे जाके अपना सर्वाइव करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। इसलिए वो कंपटीशन को अवॉइड करते हैं, इसलिए उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए भी एनिमल्स की जो स्पीसीज है एज कम्पेयर टू प्लांट्स आर मोर, वहीं दे आर लेस सीजनल एंड मोर कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट, राइट। ये लेस सीजनल होते हैं एंड इन्वायरमेंट में काफ़ी कांस्टेंट रहते हैं। इनके पास एबिलिटी होती है ये अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर लेते हैं, जैसा कि प्लांट नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है ऑफ हायर नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एज कम्पेयर टू प्लांट्स। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, दिस इज ऑल्सो अनदर टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीजन्स ऑफ इनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन इन इंसेक्ट्स। जैसे कि मैंने बताया कि एनिमल्स में, राइट, एनिमल्स की टोटल स्पीसीज का 70%, लगभग 70% स्पीसीज आर इंसेक्ट्स। जितनी भी एनिमल्स की स्पीसीज आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा स्पीसीज जो होती है वो इंसेक्ट्स की होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स आर फाउंड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर, एवरीवेयर फाउंड। इंसेक्ट्स जो है वो हर जगह पाए जाते हैं, राइट। और सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी और सबसे ज़्यादा स्पीसीज जो है वो इंसेक्ट्स की ही मानी जाती है। ऐसा क्यों है कि इंसेक्ट्स की स्पीसीज इतनी ज़्यादा है? तो सबसे बड़ा रीज़न है कि उनके पास एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन बॉडी से वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, साथ के साथ वो बाहर से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो उस एक्सोस्केलेटन की वजह से उसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ यानी कि इंसेक्ट्स या आर्थ्रोपोड्स की देखी जाती है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे इंसेक्ट्स क्या है, पॉसेस थिक एंड स्ट्रॉन्ग काइटिनस क्यूटिकल टू फॉर्म एक्सोस्केलेटन। इंसेक्ट के पास काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है और काइटिनस एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट्स की बॉडी को बाहर से प्रोटेक्ट करता है। और अगर वो बाहर से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा तो उसके सर्वाइवल के ज़्यादा चांसेस होंगे, राइट। तो उसकी डाइवर्सिटी बढ़ेगी। तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन का रोल क्या है? प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। ये इंसेक्ट्स को स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा ड्यू टू प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन, प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन की वजह से इंसेक्ट्स आर मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स इन नेचर। प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन की वजह से इंसेक्ट्स जो हैं वो मोर सक्सेसफुल एनिमल्स हैं नेचर में। इंसेक्ट्स आर मोर सक्सेसफुल एनिमल्स इन नेचर ड्यू टू प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन।
तो प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन की वजह से इंसेक्ट्स को सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एनिमल्स माना जाता है नेचर में। इसके अलावा दे आर वाइड स्प्रेड, कैन बी ऑब्जर्व एवरीवेयर, लैंड वाटर एंड एयर। ये वाइडली स्प्रेड कर चुके हैं, दे कैन ऑब्जर्व एनीवेयर, लैंड वाटर एंड एयर। तो इसी के साथ यहाँ पे आपका ये लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट कंप्लीट हुआ। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज डन। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में एक स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप भी मैं डिस्कस करूंगा, दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास। और यहाँ पे आपका रीजन्स ऑफ रिचनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल रीजन्स में क्यों स्पीसीज का रिचनेस ज़्यादा होती है ये मैं आपको बता चुका हूँ। एंड रीजन ऑफ ग्रेटर एनिमल स्पीसीज एज कम्पेयर टू प्लांट्स ये बता चुका हूँ। एंड रीजन्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स, हायर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। यू नो, एक इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैसे कि मैंने आपको बताया था, राइट। यहाँ पे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को आप 3 डिफरेंट टाइप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। एक अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी। तो अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी पे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लिसन केयरफुली। तो अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी, इज दैट क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा कि ये अल्फा बीटा और गामा डाइवर्सिटी में एक बार आपको बता देता हूँ। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। देखिए प्लीज, so next topic is alpha diversity, beta diversity and gamma diversity. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, so you must understand about this. देखिए प्लीज, there are other 3 types of biodiversity: alpha diversity, beta diversity and gamma diversity. Alpha diversity, this is the diversity of organism in same community. एक कम्युनिटी के अंदर जितने भी स्पीसीज हैं, जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, उसे आप अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं। So this is the diversity of organism in a given community. एक गिवन कम्युनिटी में जो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो स्पीसीज रिचनेस है, राइट, उसे आप अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं। सच डाइवर्सिटी डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है? स्पीसीज रिचनेस पे एंड स्पीसीज इवननेस पे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर। तो एक कम्युनिटी में जो ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी है, दैट यू कॉल्ड अल्फा डाइवर्सिटी। आर यू गेटिंग और नॉट? दैट यू कॉल्ड अल्फा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी में जनरली, राइट, वेरिएशंस कम देखे जाते हैं। यहाँ पे और काफ़ी सारे प्रोसेस देखे जाते हैं, जैसे कंपटीशन होता है या इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप या इंटरेक्शन देखा जाता है, राइट। दिस डाइवर्सिटी शोज more interaction, interrelationship, ये डाइवर्सिटी काफी ज्यादा इंटर रिलेशनशिप को शो करता है, एंड इवन कंपटीशन ऑल्सो, और कंपटीशन को भी शो करता है। ऐसी डाइवर्सिटी में जनरली लीस्ट वेरिएशन देखे जाते हैं। लीस्ट वेरिएशन इन सच काइंड ऑफ डाइवर्सिटी, दिस क्वेश्चन कैन फ्रेम इन नीट एग्जाम कि कौन सी टाइप के डाइवर्सिटी में लीस्ट वेरिएशन देखे जाते हैं। तो याद रहे, अल्फा डाइवर्सिटी में लीस्ट वेरिएशन देखे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं बीटा डाइवर्सिटी की। बीटा डाइवर्सिटी यानी कि दिस इज द
diversity of organism in the range of biotic community, not in biotic community, in the range of biotic community. तो biotic community में जो diversity of organism है, that you call beta diversity. So this is the diversity of organisms in the range of बायोटिक कम्युनिटी. तो बायोटिक कम्युनिटी की जो रेंज में जो ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी है, दैट यू कॉल्ड बीटा डाइवर्सिटी. सो दिस इज द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द बायोटिक कम्युनिटी, इन द बायोटिक कम्युनिटी रेंज, इन द रेंज ऑफ द बायोटिक कम्युनिटी. सो द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म राइट इन द रेंज ऑफ बायोडाइवर्सिटी कम्युनिटी, इन द रेंज ऑफ बायोटिक कम्युनिटी, दैट यू कॉल्ड व्हाट? बीटा डाइवर्सिटी. इसके बाद है लास्ट वन इज गामा डाइवर्सिटी. अगर बात करें गामा डाइवर्सिटी की, तो गामा डाइवर्सिटी क्या है? द गामा डाइवर्सिटी, दिस इज द डाइवर्सिटी और द वेरिएशन इन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम वेरिएशन देखे जाते हैं, इसे आप गामा डाइवर्सिटी कहते हैं. एंड दिस इज वेरी हाई इन इंडिया. इंडिया में काफ़ी सारे वेरिएशन देखे जाते हैं इकोसिस्टम में. डेजर्ट्स देखे जाते हैं, डिफरेंट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखे जाते हैं, राइट. एक्वेटिक वाटर बॉडीज में भी काफ़ी सारे वेरिएशन देखे जाते हैं. तो इंडिया में काफ़ी सारे इकोसिस्टम वेरिएशन देखे जाते हैं. इकोसिस्टम वेरिएशन को आप गामा डाइवर्सिटी कहते हैं. तो गामा डाइवर्सिटी, दिस इज द वेरिएशन ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम वेरिएशन को आप गामा डाइवर्सिटी कहते हैं. एंड दिस इज वेरी हाई इन इंडिया. इंडिया में ये काफी हाई होती है. तो ये हो गया अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी. इसके बाद आई विल डिस्कस अबाउट द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास. तो आज के लिए बस इतना ही. अगली क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच. बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं अगली क्लास में.